Hi everyone, what's up? Once again, you're all very welcome to Entrance Investigation. So, आज we are continuing with the concept booster series, and today we'll be discussing calorimetry and thermal expansion, an important topic in thermal physics. तो इसको start करेंगे, है ना? ठीक है, very important from the mains point of view. जे मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट जे मेंस के हर टाइप के एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो इनके ऊपर वी विल बी डिस्कसिंग एंड देन विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स अगेन. थोड़े टाइम मतलब अराउंड है ना, अराउंड कुछ हाफ पार्ट में इसकी थ्योरी डिस्कस होगी एंड इन द रेस्ट हाफ पार्ट विल बी डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन. सबसे पहले आती है कैलोरीमेट्री की बात. आई वुड बी गोइंग फास्ट इन दिस. ठीक है, तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहला टॉपिक होता है इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ठीक है, कितना मतलब हीट किसी भी मैकेनिकल वर्क की वजह से जो हीट जनरेट होता है, दैट इज समथिंग लाइक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू J इंटू H. ठीक है, सही. इसको कहते हैं J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, हेंस अगेन नॉट रिक्वायर्ड. बेसिकली होता क्या है ना, जब भी हम कोई भी बॉडी वर्क कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर ऊपर से किसी भी स्टोन को फेंका गया. ठीक है, स्टोन को फेंका गया. ठीक है, तो वो जब गिरेगा तो वो हीट जनरेट करेगा. जब वो गिरेगा तो डेफिनेटली हीट लॉस होगा. तो हीट लॉस को ये वाला टर्म संभालता है, मैकेनिकल वर्क. ठीक है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इन सब को हैंडल करता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ठीक है, एक होती है टर्म स्पेसिफिक हीट. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है हीट गेन्ड और रिलीज्ड. ठीक है, बाय दैट सब्सटेंस, बाय अ सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. मतलब स्पेसिफिकली बात करें तो टेम्परेचर की कोई भी चेंज की वजह से जब भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है या हीट गेन हो रहा है, देन दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग एक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू Q बाय एम डेल्टा टी, यानी कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. ठीक है, दिस इज एस. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस. मतलब कितना हीट लॉस हुआ या कितना हीट ट्रांसफर हुआ अपॉन कितने मास में हुआ. मतलब एक पर्टिकुलर एक यूनिट मास पे कितना हीट चेंज हुआ, और कितना अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है तो कितना हीट का चेंज कराना, कितना हीट जनरेट होगा, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, चलिए, तो इसका एक जनरल टर्म की वाटर का इज 4200. ठीक है, किलो जूल, 4200 जूल पर केल्विन पर केजी. ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं तो इसे याद रखता हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम. और इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमें बेसिकली हीट, हमारे पास जो अमाउंट्स दिए होते हैं वो जनरली ग्राम्स में दिए होते हैं. तो इसी को हम अराउंड 4.18, दिस इज एक्चुअली 4184 ऐसा कुछ होता है ये वैल्यू ना, बट इसे अप्रॉक्सीमेटली इतना मान लेते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर भी इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल पर केल्विन ग्राम माना जा सकता है. केल्विन ग्राम अलग है, ये केल्विन ग्राम पर केल्विन ग्राम. ठीक है, जो भी है, दिस इज द रिलेशन. ठीक है, अब आता है फेज चेंजेस पे क्या होता है. तो दोस्तों, फेज चेंजेस में भी होता है बेसिकली जब भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है या कोई भी हीट चेंज हो रहा है तो वो कुछ स्टेप्स में होता है. ठीक है, ये नहीं कि मतलब अगर मुझे आइस दी है और मुझे उसे सीधा सीधा स्टीम में कन्वर्ट करना है,
तो मैं बस बस चुटकी बजाऊंगा और हो जाएगा. दैट टेक्स प्लेस इन सम स्टेप्स एंड दो स्टेप्स आर रियली टाइम टेकिंग, जिसमें बहुत सारी हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है. ठीक है. तो बेसिकली हमें तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब है. तो प्रॉब्लम को कैसे, हमें कैसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा कि हमें आइस दे दी जाएगी और हमें स्टीम तक पहुंचना होगा. ठीक है, या हमें स्टीम दे दी जाएगी, हमें आइस तक पहुंचना होगा. दोनों ही केसेस में हीट ट्रांसफर को चेक करना होगा. ठीक है. अब हीट ट्रांसफर के फर्दर कुछ फेजेस होते हैं. जैसे कि आइस की बात करें तो जनरली आइस तो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर वो मेल्ट होती है. ठीक है. तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट होती है और वो लिक्विड फॉर्म में पहुंचती है. ठीक है. फिर वो फर्दर और हीट करते जाएंगे तो स्टीम बनेगी जो कि गैसियस फॉर्म में बनेगी. तो ऐसे ही अलग अलग ट्रांजिशंस. ठीक है. बेसिकली हीट क्या है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट. तो हम हीट दे रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांजिशन, एनर्जी की वजह से वो चेंज, हम वी कैन फाइंड दैट चेंज. जैसे सॉलिड बन रहा है, फिर लिक्विड, फिर गैस. ठीक है. तो यहाँ पर जो फेज चेंजेस होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ पर्टिकुलरली हीट्स इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, जिनकी बात अभी करेंगे. जैसे कि एक टाइप की हीट होती है फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो पहला होता है फ्यूजन, यानी जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है. ठीक है. जनरली आइस का जिक्र होता है हमारी कैलकुलेशंस में, या हमारे मतलब जो भी क्वेश्चंस है उसमें आइस का यूज होता है. फिर उसे लिक्विड में कन्वर्ट, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है वाटर. तो बीच में क्या हुआ? बेसिकली होता क्या है कि आ, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा होता है इसके. तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट नहीं है. बट हमें हीट देना पड़ रहा है क्योंकि फेज ट्रांजिशन में यूज हो रहा है. तो जो भी हीट फेज ट्रांजिशन के लिए यूज होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं. और सिंस वो सिर्फ फेज ट्रांजिशन में हेल्प कर रही है बट उससे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ये हीट हमें इनडायरेक्टली दिखती नहीं है. ये फिजिकल चेंज हमें आफ्टर द whole substance has changed its transfer state and has transformed into another state, we can check कि क्या हो रहा है एक्चुअल में. ठीक है. तो इसीलिए इसे लेटेंट हीट बोलते हैं. लेटेंट का सिनोनियम होता है हिडन. ठीक है. मतलब ये एक तरह से छुपी हुई, छुपी रुस्तम टाइप हीट होती है. ठीक है जी. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना. तो आइस टू वाटर जाने में कितना हीट यूज होता है? द हीट यूज्ड इज 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी पर केल्विन. केल्विन तो क्या है, जूल पर केजी होगा ना. केल्विन क्या, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसलिए केल्विन का जिक्र नहीं होता है इसमें. सिमिलरली यहाँ से लिक्विड से कोई सब्सटेंस कैन गो इनटू द वेपर फेज. ठीक है. तो अगेन यहाँ पर तो ये लिक्विड फेज में और ये गैस फेज में, यानी कि यहाँ पर तो हमें वाटर मिलेगा और यहाँ पर हमें स्टीम मिलेगी. ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी. ये क्या हो गया? ठीक है. तो यहाँ पर तो वाटर मिलेगा और यहाँ पर स्टीम मिलेगी. ठीक है. लिक्विड से जब वेपर में जाएंगे तो यहाँ पर वाटर मिलेगा और यहाँ पर स्टीम मिलेगी. तो इसी वजह से यहाँ पर जब हमारा ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, अगेन एक तरह की लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है एंड दैट इज वेपराइजेशन की हीट. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो वाटर टू स्टीम जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻⁴ बेसिकली 10⁵ होता है मोस्ट प्रोबेबली. एक सेकेंड, इसको अगर हम 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना ये भी, और ये 540 कैलोरी पर ग्राम होती है. ठीक है. तो दिस इज अराउंड 7 टाइम्स, मतलब थोड़ा सा तो इसका भी 7 टाइम्स कर लेना होता है. ठीक है. तो मैं इसे इस वाले डेटा को याद रखता हूँ.
और फिर मुझे इसका 7 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इतना आता है। ठीक है, तो ऐसे वैसे याद रख सकते हैं, बट क्वेश्चंस में दिया होता है तो इसलिए याद रखो या ना रखो, बोथ थिंग्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बड़ा पंगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सिंग। जब भी मिक्सिंग कर रहे हैं तो एक तरह का लॉ होता है जो बेसिकली दिस फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल या एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग कहता है कि हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर बॉडी। ठीक है, और कौन सी बॉडी हीट लूज करेगी? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जिसके पास हीट ज़्यादा होगी, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वही लूज करेगा, एंड जिसके पास हीट कम होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा, वो कम हीट लूज करेगा। मतलब वो हीट को गेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे टेंडेंसी ऑफ गेनिंग बिकम्स डिफिकल्ट, है ना, जिसको प्रूव किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने भी। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन में। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप उसे भी, उसका भी जिक्र होगा, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में होगा हीट ट्रांसफर जब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है तो इन दोनों कंडीशंस में भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एक होता है जो कॉमन टेम्परेचर होता है, जिस पे दोनों प्रॉपर्टी दोनों सब्सटेंसेस का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ठीक है, तो उस वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसी के साथ एक जीरोथ लॉ भी होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका भी जिक्र साथ साथ ही हो जाता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, मतलब अगर यहाँ पर टेम्परेचर टी है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली ए और सी हैव टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which was basically the consequence after mixing की क्या क्या situations we can arise to। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है था कैलोरीमेट्री, बेसिकली इतना ही है। बस एक और टर्म आता है वाटर इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट है क्या एक्चुअल में? इस ये थोड़ा सा भयानक दिखता है, अप्रोच इसकी मतलब बहुत ही सिंपल होता है। देखो क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई डिवाइस है, लेट्स से, जिसमें हम अपना कोई भी हीट कैपेसिटीज को मेजर कर रहे हैं। लेट्स से मतलब इस डिवाइस की 4 लेग्स हैं। ठीक है, एक फट्टा यहाँ पर है। ठीक है, उसके ऊपर आयरन की कोटिंग है, फिर कॉपर की कोटिंग है ना, ऐसे कुछ भी है मतलब, है ना। और फिर उसके बाद हम एक कंटेनर है, लेट्स से ठीक है, किसी भी मतलब धातु का कंटेनर है, और उसके अंदर हम नीचे से बर्नर लगा रहे हैं, और उसके अंदर हम हीट को चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी, मतलब 4 लेग्स एक टाइप की होंगी, मतलब एक टाइप की मटेरियल की होंगी, या मटेरियल 1 कह देता हूँ लेट्स से। ठीक है, फिर इसका एक फट्टा, दैट इज ऑफ मटेरियल 2। ठीक है, फिर एक बीकर लगा है जो, दैट इज ऑफ मटेरियल 3। तो ऐसे करते करते बहुत ही अलग अलग टाइप के मटेरियल लगे होते हैं किसी भी डिवाइस में। ठीक है, ये कोई डिवाइस है, लेट्स से डिवाइस ए है, और इसकी क्रेडेंशियल्स की ये सब लगा है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं कि हमें हर चीज़ का हीट कैपेसिटी नहीं दिया होता। क्योंकि अब देखो, अगर हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी लेग्स में भी हीट जाएगी, थोड़ा सा हीट उसके फट्टे में भी जाएगा, और मतलब हर चीज़, अब पूरी बॉडी हीट होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पानी हीट होगा, अगर हमने पानी डाला तो सिर्फ पानी हीट होगा, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हीट कैपेसिटी सभी की अलग अलग से कैलकुलेट करना इज वेरी कम्बरसम। ठीक है, तो फॉर दैट प्रोसेस अब क्या करते हैं कि हीट कैपेसिटी को छोड़ो, इसीलिए हम वाटर इक्विवेलेंट का टर्म लाते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है
जिसकी हीट ऐसे है m1 s1 डेल्टा टी, इतना चेंजेस आ रहे हैं, m प्लस m2 s2 डेल्टा टी एंड सो ऑन, मतलब जो भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आई कैन इक्वेट इट इनटू सम w इनटू डेल्टा इनटू s ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। तो बेसिकली मैंने किया क्या, अब ये समझो, देखो मेरे पास कोई चीज थी, अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज को मैं इक्वेट कर रहा हूँ कि कितना पानी लगा होगा उतनी ही हीट को जनरेट करने के लिए फॉर दैट सेम टेम्परेचर। तो फिर इसी वजह से हमने पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिया, टेम्परेचर चेंज हमने वही वाला लिया जो हमें रिक्वायर्ड था, और ये W जो था ये उतना मास था, mass of water that is equivalent, that is capable to generate the same amount of heat that is generated by this device when the temperature change of delta T takes place। तो इसी को हम बोलते हैं water equivalent। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली थ्योरी इतनी है कैलोरीमेट्री की, और बाकी तो क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत आप लोग घर पे कर लेना, एंड दैट इज डन। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्मल एक्सपेंशन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक भी है, क्योंकि कई बार अगर जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इसका, बट अगर इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकली एनालाइज करने की बात करें तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, जैसे अगर आपने आप तो जूम इन जूम आउट तो यूज करते होंगे, जूम इन जूम आउट। ठीक है, ये तो बहुत यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से ये कोई फोटो है, ठीक है, ऐसे कोई भी फोटो है, ऐसे कोई फोटो है, ठीक है, जब मुझे इसको जूम करना होता है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही वाला पार्ट जूम हुआ, तो जूम तो सारी फोटो होती है। ठीक है, तो हमें तो बस इतना ही पार्ट दिखता है हालांकि स्क्रीन में, बट जूम सारी फोटो हुई होती है। तो इसी को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ठीक है, कि फोटोग्राफ को कैसे एनलार्ज किया जा रहा है, दैट इज फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। तो जो बेसिकली फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होती है वैसे टाइप का एक्सपेंशन इज थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली अगर हम इसके किसी भी मटेरियल के, इफ यू टॉक अबाउट इट्स एनर्जी डायग्राम, तो वो कुछ ऐसा होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ये होता है एंड ये वाला डिस्टेंस इज द बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम इस वाले पॉइंट पे बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ इज दिस, के बेसिकली मीन यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर इधर बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज दिस। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारी बॉन्ड लेंथ जब यहाँ पर चेंज होने लग जाती है, जैसे जैसे इसकी सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जो कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे वैसे सब्सटेंस की बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बट वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी टिल द टाइम कि एक ऐसा टाइम आए जिसके बाद ये बॉडी डिफॉर्म होने लग जाए। ठीक है, इतनी हीट दे दें कि बॉडी डिफॉर्म होने लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली है तो यही कि इनिशियली इसका बॉन्ड लेंथ इतना था, अभी भी फिर ये चेंज हो गया, फिर सब्सटेंस के लिए अलग अलग लेवल्स पे बॉन्ड लेंथ चेंज होने लगी। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड लेंथ चेंज होता है ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, द चेंज इन द बॉन्ड लेंथ इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और वो इसी तरह से होता है जैसे फोटोग्राफ में एनलार्जमेंट होता है। अगेन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, बट स्टिल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है और कैसे कैसे इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। मतलब अगर हम किसी सॉलिड डिवाइस में बात करें, ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन होता है, किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट में एक लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट अल्फा
अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल एल नॉट यानी कि इनिशियल लेंथ एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट इज द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तुम तो ये याद रखो, ये काम का है ना, दिस इज काम का, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस, ठीक है। ये यहाँ पर दिस इज फंडामेंटल और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगर मतलब अल्फा वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, तो देन यू कैन यूज, लेट्स से अल्फा ए एक्स प्लस बी टाइप के फॉर्मेट का है, तो हमारा एक्सपेंशन, टोटल एक्सपेंशन, हम छोटे से एलिमेंट का एक्सपेंशन देखेंगे, तो डी एल इज इक्वल टू एल इंटू ए एक्स प्लस बी, ए एल प्लस बी इंटू डी टी। फिर उसको हम फर्दर यू कैन यूज इंटीग्रेशन कि ऐसा ऐसा कुछ बनेगा फिर एक्सप्रेशन। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, अब नहीं पूछता है, एक टाइम होता था, मतलब प्रीवियस एज में अगर आप झांकेंगे देन यू कैन सी कि 2005 तक क्वेश्चंस आते थे जिसमें इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता था। बट अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आने लग गए हैं और यहाँ ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस वाज थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। अब आता है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो मतलब जब एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, अब हीट किसी एरिया को हीट देंगे तो उसका भी तो इंक्रीज होगा सरफेस एरिया। तो जब वो इंक्रीज होता है तो उसी के कोफिशिएंट को वी कॉल बीटा, ठीक है। तो उसमें अल्फा की जगह द थिंग इज रिप्लेस्ड बाय बीटा एंड द नेट एरिया इज ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, ये याद रख ली, ठीक है। प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड अगेन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में यहाँ पर v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी होता है, दैट इज इनफ, ठीक है। नेक्स्ट इज एपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है, इसको भी देख लिए। तो एपरेंट एक्सपेंशन का कंसेप्ट कब लगता है, जब हमारे पास लेट्स से एक बीकर है, ठीक है, और उसमें मैंने कोई लिक्विड डाला है, ठीक है। तो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, तो लिक्विड कुछ गामा होगा, और बीकर लेट्स से जब हम हीट करते हैं तो बीकर लीनियरली इंक्रीज करता है अपनी लेंथ को। तो जब बीकर अपनी लेंथ को लीनियरली इंक्रीज करेगा देन आई कैन सिंपली से कि यहाँ पर बीकर का कुछ अल्फा होगा, ठीक है। और मुझे अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन पता है कि गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगा बीकर का तो वॉल्यूम भी तो, मतलब बेसिकली ऊपर की तरफ जाने वाला वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गामा की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो नेट अपेरेंट वॉल्यूम, अपेरेंट मतलब रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो गामा रिलेटिव या अपेरेंट गामा, इसको अपेरेंट या रिलेटिव बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, ठीक है। और गामा ऑफ कंटेनर may be 3 into alpha of container or something else depending on the conditions that have been discussed, ठीक है। तो बेसिकली था तो इतना ही, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री की थ्योरी इतनी है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट वी कैन जज कि हमें कितना समझ आया। तो पेन पेपर आई थिंक आप लोगों ने तो ले ही लिया था, इन सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स को नोट कर लेना, ठीक है। एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। चलिए तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 540 ग्राम ऑफ आइस 540 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 540 gram of water at 80 degree Celsius, तो टेम्परेचर फाइनल कितना होगा।
फाइनल टेम्परेचर कितना होगा मिक्सचर का। अगेन मिक्सचर टाइप की प्रॉब्लम में, तो मिक्सचर टाइप की प्रॉब्लम में क्या सोचा, देखो पहले तो इसको टैकल कैसे करना है, पहले तो आइस है, कुछ आइस वाटर में जाएगी, ठीक है, ये अजम्पशन है कि आइस वाटर में जाएगी और हीट चेंज मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बट हीट ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। अच्छा, और डेटा क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, एंड latent heat of and specific heat capacity of water is equal to कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये डेटा है। चलो अब देखते हैं, तो इसमें कुछ हीट चाहिए होगी। अब पहला कंसेप्ट क्या है कि वाटर है, वाटर से वाटर है, तो वाटर में जब हीट लॉस होगा, देखो ये हायर टेम्परेचर पे 80 डिग्री पे, तो ये अपना हीट लॉस करेगा और ये अपना हीट गेन करेगा। अब यहाँ पर हीट जा रही है, तो पहले कुछ हीट, आइडियल सिनेरियो में क्या होगा कि पहले कुछ हीट, सम अमाउंट ऑफ हीट will go in melting process and the leftover amount of heat will further grow to raise the temperature of water, ठीक है, water that is generated over here, ठीक है। बट जब आप देखेंगे कि यहाँ पर वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मैक्सिमम हीट जनरेट कितना हो सकता है, हीट जनरेट कितना कर सकता है, अगर इसे 0 डिग्री तक पहुंचाना हो लेट्स से, ठीक है, तो कितना हीट जनरेट करेगा। सफिशिएंट के लिए कंडीशन चेक करनी होती है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितनी भी है इसके लिए 540 इंटू कितनी हीट यहाँ पर लगेगी इसको आइस से वाटर में जाने के लिए, 540 इंटू 80 इतनी कैलोरीज ऑफ हीट लगेगी, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 80 से 0 तक जाने में अगर हीट इस वाले वैल्यू से कम है या इस वाली वैल्यू के बराबर है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तब तो हमारा सीधा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आइस से वाटर जाने की हीट ही बहुत कम है कि उसमें हम फर्दर कोई टेम्परेचर का राइज या फॉल देख नहीं पाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वरना एक बार रिकॉर्डिंग देख लें और समझ आ जाएगा। तो ठीक है, 540 इंटू कितना, इसका हीट कैपेसिटी इज 1 एंड कितना चेंज इन टेम्परेचर है 80 से 0 जाने में 80। तो ये तो बहुत ही मतलब बिल्ट अप क्वेश्चन था, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि जितनी हीट रिक्वायर्ड है इसको मेल्ट करने में उतनी ही हीट इधर जनरेट होती है। तो हीट दैट वाटर इज एबल टू जनरेट is equal to the heat that is required by ice to convert into water. Hence, the final temperature of mixture will definitely be equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फिजिक्स लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा होगा और क्या होना चाहिए, कहाँ ये वाली हीट कहाँ को जाएगी, कितना जाएगी, दैट इज कैलोरीमेट्री बस, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये लल्लू क्वेश्चन, बट चीज समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat required to convert 1 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, टू 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, ठीक है, 1 ग्राम में ही होगी वो ऑब्वियसली कन्वर्ट, जितने यहाँ पर मास तो कंजर्व ही रहेगा, तो 0 डिग्री से। तो पहले अब मेरे दिमाग में प्रोसेस चलना चाहिए, ये आपके अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं लिख रहा हूँ, देखो आइस से वाटर से स्टीम जाएगा, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस, तो बीच में एक वाटर की फेज आएगी। अब इसको भी मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ कि आइस टू वाटर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो फिर उसके बाद वाटर टू वाटर, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है, ये हमारा मतलब बेसिकली एक फेज बाय फेज कितना ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, वो है। तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस, तो 1 ग्राम ऑफ आइस है, तो इसका लेटेंट हीट अभी पिछले क्वेश्चन में 80 डिस्कस हुआ था, तो 80 कैलोरी पर ग्राम, तो इसमें इतना 80 कैलोरी हीट लग जाएगा। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, मैं कैलोरीज वाली यूनिट्स इसलिए ले रहा हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ही कैलकुलेशन में बहुत ईजी है, तो अगर पॉसिबल हो
तो कैलोरीज में आप सॉल्व करो और फिर उसे 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। और क्वेश्चंस के आंसर्स इवन सही आएंगे और एक्यूरेटली आएंगे। ठीक है, तो वाटर एट 0 टू वाटर एट 100, 1 इंटू स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी per gram into change in temperature is 100, and then water to steam, यहाँ पर latent heat 536 दी है, तो चलो ठीक है 536 into the mass that is 1। जब तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा 636 और 80, ठीक है, दैट इज 716 कैलोरीज। इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius to 1 gram of water at 0 degree Celsius, फिर 1 gram of water at 0 degree Celsius to 1 gram of water at 100 degree Celsius, फिर 1 gram of water at 100 degree Celsius to 1 gram of steam at 100 degree Celsius। तो बेसिकली यहाँ पर चेंजेस जहाँ जहाँ हो रहे हैं बस वहाँ वहाँ देखना है और बस उसी को एनालाइज करना है। ये वाला मेथड मुझे बहुत पसंद है। इसे कई लोग ट्रेन टैग मेथड के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर हम कोटा वाले लोगों की बात करें, मतलब ये ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, तो इसे ट्रेन टैग मेथड के नाम से बताया जाता है उधर। ठीक है, तो अच्छा है, अपने को क्या अपना क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अगेन, टू स्फीयर्स और सेम सब्सटेंस हैव डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2, तो D1:D2 इज 1:2, मतलब उनके रेडियाई भी रेशियो में क्या होंगे 1:2। तो उनकी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कितना हीट दिया अपॉन कितना मास था इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब आइडियल सिनेरियो में जो हम करना चाह रहे हैं, तो ये वाली चीज कांस्टेंट है, तो अपॉन मास, मतलब हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि H1/H2 इज इक्वल टू M2/M1। ठीक है, और M2 बाय, अब सब्सटेंस सेम है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू V1। अब ये सब चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो V2/V1 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, और इसका रेशो इज इक्वल टू R2³/R1³, यानी कि हीट कैपेसिटीज H1:H2 विल बी इन द रेशो 1:8:1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट है, वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो डेटा तो पता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, एंड specific heat of water, specific heat of ice is 0.5 calorie per gram and specific heat of water is 1 calorie per gram। ठीक है, ये होते हैं डेटा, ये डेटा है और इनका यूज होना है। ठीक है जी, तो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका क्या है, पहले आइस टू आइस होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ये मेरा पहला टैग है। फिर उसके बाद आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सेकेंड। फिर नेक्स्ट है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये थर्ड। फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हें प्रोसेस वाइज सोचना है कि क्या है, क्या बनेगा। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा चौथा प्रोसेस आ जाएगा। सो अच्छा, तो इसमें कैलकुलेशन ऐसी है कि 1 इंटू 10 चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस -10 दैट इज 10 इंटू एस कितना है 0.5। ठीक है, प्लस इसमें कितना होगा 1 इंटू एल कितना है इसका 80, प्लस 1 इंटू एस इंटू डेल्टा टी दैट इज 100, प्लस 1 इंटू एल वी दैट इज 540। ठीक है, तो ये आ जाएगा 545, 545 और 180 दैट इज 545 प्लस 180, यानी कि 725 कैलोरी हीट लगेगा। ठीक है, तो इतना हीट लगेगा। इसको प्रोसेस वाइज समझो और क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है जी, ये पूछा जाता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इवन जे मेंस में, नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी इजी। ठीक है,
नेक्स्ट है 2 लिक्विड्स। अब ये अगेन मिक्सिंग की प्रॉब्लम है। तो देखो ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, दिमाग में क्या चला, ये 32 डिग्री सेल्सियस पे, ये 24 डिग्री सेल्सियस पे, एंड फाइनली ये पहुंचे हैं 28 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी। तो हीट्स आर इन द रेशियो स्पेसिफिक हीट, लेट्स से इसकी हीट H1 थी और इसकी हीट H2 थी। तो यहाँ पर लॉस हुआ होगा, तो लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाय द सेकेंड बॉडी। तो ये आ जाएगा m इंटू H2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इक्वल मासेस हैं तो बहुत ही सिंपल हो गया अगेन 4। तो m इंटू H1 इंटू डेल्टा टी दैट इज 4। ठीक है, तो H1 इज इक्वल टू H2, तो हीट कैपेसिटीज आर इन द रेशियो 1:1। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करता है। ठीक है, तो वाटरफॉल इज 84 मीटर हाई। ठीक है, इफ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, तो 84 इंटू 10 इंटू एम मास, लेट से एम मास है। ठीक है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, और इसका हाफ इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो ये बेसिकली हीट लॉस है, जो पहला हीट है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, और हीट गेन विल बी इक्वल टू मास इनटू द अच्छा ठीक है इनटू राइज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वी नीड टू टेक इट इनटू द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास आई टेक इन केजी, तो यहाँ पर भी केजी में लिया, तो इसको ले लिया 4200 ले लिया फॉर कैल। ठीक है, तो 4200 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 84 इंटू 10/2। ठीक है, तो 42, ये 10 से 10 जीरो कट जाएगी, 84 इंटू 5, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी इज 1/10, दैट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो ये होगा इसका चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अगर यहाँ पर 4184 ऐसे कुछ लेते तो यहाँ पर 0.098 ऐसे कुछ आ जाता। ठीक है, दैट इज नियरली इक्वल, तो इसलिए हम जनरली अगर ये भी दिया हो ना तो इसे करना ताकि कैलकुलेशन आसान हो, है ना। बट हाँ, अगर मेंस का न्यूमेरिकल है, मेंस के न्यूमेरिकल में पूछा, क्योंकि कैलोरीमेट्री के जो दोनों क्वेश्चन इस साल जेईई मेंस में आए हैं, दे हैव बीन आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यूज का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, कैलकुलेशन करवा रहे हैं वो, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में भी बथेरी कैलकुलेशन करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। कहता है हेलस्टोन है एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। अब इसने जी कांस्टेंट माना है, तो ठीक है, तो इतनी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू 10 इंटू लेट्स से मास ऑफ हेलस्टोन इज m। ठीक है, तो इतनी एनर्जी थी, और इसमें क्या हुआ कि कुछ पार्ट इसका मेल्ट हुआ, लेट्स से m डैश पार्ट मेल्ट हुआ। ठीक है, ये एजम्पशन है कि m डैश इज मेल्टेड पार्ट, तो मेल्टेड पार्ट में हीट गई होगी, तो m डैश इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 3.3 इंटू 10⁵। अब यहाँ पर 4 जीरोस कैंसिल यहाँ पर हो जाएंगी, और ये 33, तो 33 टाइम्स द मेल्टेड पार्ट इज इक्वल टू m। तो ठीक है, तो m डैश इज इक्वल टू m बाय 33, यानी कि हाउ मच पार्ट ऑफ इट विल मेल्ट, सो 1/33 पार्ट of the substance of the hailstone melts and converts into liquid phase when it falls from a height of 1 kilometer। ओके, ये था जेई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जेई मेंस का, ये कैलोरीमेट्री पे बेस्ड था तो ले लिया। ठीक है, कहता है व्हेन m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, is mixed with 200 gram of ice at 0 degree Celsius, they result in water at 40 degree Celsius। अब ये दिमाग में करना, देखो यहाँ पर स्टीम है, ठीक है, एक वैल्यूज दी तो हुई थी, बट स्टिल हम कैलोरीज वाली वैल्यूज में ही डील करेंगे। ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन इज प्रीटी सिंपल। तो देखो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में जाएगी, तो इसका m मास इनटू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट वाज 540। ठीक है, फिर जो वाटर 100 डिग्री पे यहाँ तक बन जाएगा, उसको वाटर एट 40 डिग्री पे जाने के लिए 60
इंटू 1 इंटू एम। तो ये हमारा यहाँ वाली साइड इस वाले प्रोसेस का हीट चेंज होगा। अब इस वाले प्रोसेस का हीट चेंज सोचा, सो 200 ग्राम ऑफ आइस है ना, और उसमें 80 ग्राम, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से इतना फ्यूजन में हीट चाहिए होगा। और जो बचा हुआ हीट है दैट वेंट टू चेंज इन टेम्परेचर 0 से 40 तक जाने में into the mass of that ice, the particle is this, and into the change in into the specific heat that is 1। और ये वाली हीट और ये वाली हीट बराबर होनी चाहिए थी, तो m into 540 and 60 will give me 600, that is equal to 200 into 120। तो दिस इज 5 और ये कट के 40, तो मास ऑफ जो भी ग्राम स्टीम का था दैट वाज 40 विच वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली सोचना कैसे, आई थिंक अप्रोच थोड़ी सी डेवलप हो गई होगी। अब आते हैं, ये आता है थर्मोमीट्री का क्वेश्चन, थर्मोमेट्री का क्वेश्चन एक ये भी ले लिया जस्ट फॉर द। देखो क्या हो रहा है कि जब कोल्ड वाटर में है, कोल्ड आइस में है, तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट वाला सिचुएशन होता, तो ये कौन सा टेम्परेचर पे होता है 273 केल्विन पे। तो वॉल्यूम एज इक्वल टू 47.5 एट टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन। एंड अच्छा कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है, तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा। और यहाँ पर 67 यूनिट्स है बॉइलिंग लिक्विड में, तो टेम्परेचर बताना है। बेसिकली ऐसे ऐसे अप्रोच करो, तो बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा तो V1/T1, तो 67/TB इज इक्वल टू 273 47.5। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो TB का वैल्यू इधर से निकलेगा, दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये एक गुड, दिस इज ए मतलब गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि इसमें हम गामा अपेरेंट का यूज करें। द अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज गिवन टू बी C एंड अच्छा कॉपर में दिस इज गिवन टू बी C। ठीक है, एंड व्हेन हीटेड इन सिल्वर वेसल, तो गामा अपेरेंट इन सिल्वर इज S। ठीक है, इफ A इज द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर, यानी कि अल्फा ऑफ कॉपर इज A। ठीक है, तो गामा ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा 3A। तो अच्छा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सिल्वर लेट से G ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा ऑफ Ag लेट से इक्वल टू G है, तो गामा ऑफ Ag कितना हो जाएगा, गामा ऑफ Ag विल बी इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, गामा ऑफ Ag विल बी इक्वल टू 3G। अच्छा लेट्स से गामा L बी द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द लिक्विड, तो नाउ गामा पेरेंट कितना होगा, गामा पेरेंट इन केस 1 दैट इज C, दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3A। ठीक है, गामा ऑफ कॉपर दैट इज 3A, एंड यहाँ पर नाउ S इज इक्वल टू गामा L अपेरेंट जो सिल्वर के लिए है दैट इज गामा L माइनस 3 टाइम्स G। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे G निकालना है, तो इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो C माइनस S इज इक्वल टू 3A माइनस 3A प्लस का 3G। तो ठीक है, तो C प्लस 3A माइनस S अपॉन 3 इज इक्वल टू G, यानी कि B बॉम्बे वॉज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच करना है कि अपेरेंट को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, गामा अपेरेंट इज गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, और गामा ऑफ कंटेनर हमने यहाँ से जनरेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। नाउ अ बार ऑफ आयरन इज एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें लेंथ का आपको बताना है कि पहले तो छोटा होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, और कितना इंक्रीमेंट कितना है या डिक्रीमेंट यानी कि चेंज कितना है, तो डेल्टा एल बताना है। तो डेल्टा एल कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। ये तो बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 1 डिग्री का चेंज हुआ 11 इंटू 10⁻⁻�6, और यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻2
2 इतना मीटर में चेंज हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर का चेंज होता है, ठीक है। तो और ये कितना होगा, देखो सिंस टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉन्ड्स क्लोज आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये श्रिंकिंग या कंप्रेशन का केस है, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ हमारा थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री ख़त्म हो जाता है। थर्मल फिजिक्स का पार्ट 1 इज़ फिनिश्ड। तो बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस वेल, डू important questions, do repeatedly asked questions, and do like, share and subscribe the channel and press the bell icon for the latest updates, ठीक है जी। एंड बाकी enjoy learning, है ना। आई नो टाइम्स आर टफ, है ना, और फोकस बहुत जल्दी जाना है कि पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल वी हैव टू स्टे फोकस्ड टू till possibly the dates that are being scheduled by MHRD, ठीक है, इन द सितंबर मंथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अंटिल बाय बाय, टेक केयर।